हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम टेम्पेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। टेम्पेस्ट की मेन स्टोरी को आज हम कवर करेंगे। स्टोरी बड़ी होने के कारण ये 2 पार्ट में होगी। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आने वाले समय में आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपसे आशा है आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करेंगे। तो बहुत समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेम्पेस्ट, जो कि तूफान का नाम होता है, इज़ अ स्टोरी रिलेटेड विद रिवेंज एंड फॉरगिवनेस। बदले की और माफ़ करने की थीम पर बेस ये स्टोरी है। इम्पीरियलिज्म एंड कोलोनाइजेशन को भी ये स्टोरी हाईलाइट करती है। इन बिगिनिंग ऑफ द प्ले अ स्टॉर्म स्ट्राइक्स अ शिप इन विच अलोंसो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, स्टेफनो एंड ट्रिंकुलो were returning from South Africa to way of Italy from the wedding of Alonso's daughter Claribel to the Prince of Tunis in Africa। इनके बारे में बाद में भी बात की जाएगी। अलोंसो इज अ ड्यूक ऑफ नेपल्स। अलोंसो नेपल्स का ओनर है, हु हैड हेल्प्ड, जो सहायता कर चुका था एंटोनियो, ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो की, इन रिमूवल ऑफ प्रॉस्पेरो एज अ ड्यूक ऑफ मिलान। ये मेन प्लॉट है, रिमूवल ऑफ प्रॉस्पेरो फ्रॉम द ड्यूक ऑफ मिलान। नाउ प्रॉस्पेरो हैज डेवलप्ड हिज मैजिकल पावर and created a aforesaid storm by his faithful spirit Eril, so that the royal travelers can be bound to wander in desolate island under the control of Prospero। ये प्रॉस्पेरो का ही प्लान था कि उसने तूफान एरिल के माध्यम से उठाया था, जिससे कि उनको वो परेशान कर सके। द रॉयल पार्टी एंड अदर मारिनर्स, जो कैरेक्टर्स पीछे बताए गए हैं, और सारे मारिनर्स विद एक्सेप्शन टू द अनप्लेफेबल बोट्सवैन। बोट्सवैन ही नहीं डरता, बाकी सारे कैरेक्टर जो बोट में हैं सबके सब अंडर फियर होते हैं। बिगैन टू फियर फॉर देयर लाइफ। एट दैट टाइम लाइटनिंग क्रैक्स, बिजली कड़कती है, एंड द मरीनर्स क्राई फॉर दैट द शिप हैज़ बीन हिट। और ये लोग कहते हैं कि जहाज को चोट आई है, एंड एवरीवन प्रिपेयर्स टू सिंक। दे वर रेडी टू डाई, बट एक्चुअली दिस वॉज अ मैजिक। मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो आर इंट्रोड्यूस्ड टू अस। इन नेक्स्ट सीन हम प्रॉस्पेरो और मिरांडा को अपने सामने पाते हैं। बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट द रिसेंट शिप ब्रेक, जो अभी हाल में हमने पीछे सीन में देखा, जहाज़ का तूफान में घिरा होना और उसका डूबना। मिरांडा आस्क हर फादर। मिरांडा क्यूरियोसिटी बस अपने फादर से पूछती है कि डू यू कैन हेल्प द पुअर सोल, क्या आप उन लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं जो कि शिप में थे। प्रॉस्पेरो अस्योर्स दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। प्रॉस्पेरो मिरांडा को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और सारी चीज़ें सही हैं। नाउ अब प्रॉस्पेरो अपने फ्लैशबैक में जाता है और मिरांडा को अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करता है, ताकि मिरांडा उसके उस पर्पस को जान सके जिसके कारण उसने प्रॉस्पेरो को अब तक फादर के अलावा बाकी किन्हीं चीज़ों में नहीं जाना। प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान अंटिल हिज ब्रदर एंटोनियो कंस्पायरिंग विद अलोंसो। कंस्पायरिंग एक वर्ड है जिसमें कि हम किसी के प्रति षड्यंत्र करने को कहते हैं। द किंग ऑफ नेपल्स हैड प्लान टू किल बोथ ऑफ देम, बट प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर मैनेज टू सर्वाइव। उन लोगों ने प्लान किया था कि वो प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को ऐसे हालात में छोड़ देंगे जिससे कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप से फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिकली उन्हें किल नहीं कर सकते थे। बट बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड एज गोंजालो लीव्स देम सप्लाई एंड प्रॉस्पेरोज बुक। गोंजालो, जो कि उनका फेथफुल नाइट था, वो उनको कुछ फूड सप्लाई दे देता है, वाटर दे देता है, अपार्ट फ्रॉम वो प्रॉस्पेरो की मैजिकल बुक्स दे देता है जो उसके लिए सबसे कीमती थी, विच आर द सोर्स ऑफ हिज मैजिक एंड द पावर। राइट नाउ प्रॉस्पेरो जो कुछ भी है अपने उस मैजिकल बुक की स्टडी की वजह से है, इसलिए वो गोंजालो को मानता है। प्रॉस्पेरो
एंड हिज डॉटर प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी रीच्ड ऑन द आइलैंड। पिछली कहानी में ही फ्लैशबैक में प्रॉस्पेरो बताता है कि वो किसी भी तरीके से उस आइलैंड तक पहुँचे, वेयर दे रिमेन नाउ एंड हैव बीन फॉर 12 ईयर्स। यहाँ पे बात पता चलती है कि कितना समय प्रॉस्पेरो और मिरांडा को इस आइलैंड पे रहते हुए हो चुका है। याद रखना है 12 वर्ष हुए हैं। ओनली नाउ प्रॉस्पेरो सेज फॉर्च्यून गिव हिम चांस टू टेक रिवेंज। प्रॉस्पेरो एक्सेप्ट करता है कि अब किस्मत ने उस पर मेहरबान हुई है और उसने उसके दुश्मनों को इस रास्ते पर भेज करके उस पर एहसान किया है, और ये टेम्पेस्ट उसने खुद उठाया था जिससे कि वो सारी चीज़ें सही से फिट कर सके, सही से मैनेज कर सके। आफ्टर टेलिंग दिस स्टोरी एट दिस पॉइंट प्रॉस्पेरो मैजिक क्रिएट करता है और मिरांडा को सुला देता है। मिरांडा टू स्लीप, देन कॉल्स फोर्थ फैमिलियर स्पिरिट एरिल। उसके बाद वो अपने सबसे पोटेंट पावरफुल स्पिरिट एरिल को बुलाता है जिससे कि एरिल वहाँ पर आ करके अपने प्लान को बता सके। प्रॉस्पेरो एंड एरिल डिस्कशन रिवील्स, इन दोनों का डिस्कशन हमें बताता है कि टेम्पेस्ट किस तरीके से लाया गया था और किसने क्या प्लान किया था। देन वो इस बात की श्योरिटी करता है कि सब कुछ सेफली वैसे ही हुआ है जैसा कि उसने उन लोगों को बोला था और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान हुई हैं। एरिल हु इज़ अ कैप्टिव सर्वेंट, एरिल जो इस समय बॉन्डेड लेबर है प्रॉस्पेरो का, रिमाइंड्स हिज मास्टर, अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर एरिल सारे टास्क को परफॉर्म कर देगा विदाउट एनी कंप्लेंट तो वो उसे छोड़ देगा। बट प्रॉस्पेरो स्कोल्ड एरिल फॉर प्रोटेस्टिंग, उसको कहता है कि अब तुम बहस कर रहे हो, और रिमाइंड्स हिम, उसे बताता है कि वो किस तरीके की हॉरिबल कंडीशंस में था जहाँ से कि उसको प्रॉस्पेरो ने बचाया है। एक तरीके से प्रॉस्पेरो उस पर अपना एहसान जताता है और कहता है कि तुम्हें अभी हमारे लिए काम करना होगा। व्हेन प्रॉस्पेरो केम टू आइलैंड, अब फ्लैशबैक और पीछे जाता है कि किस तरीके से एरिल प्रॉस्पेरो से अटैच्ड है। जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड में आया था तो उसके पहले एक विच थी साइकोरैक्स, जिसने कि एरिल को एक पेड़ में इम्प्रिजन्ड कर दिया था, कैद कर दिया था। साइकोरैक्स डाइट, वो मर जाती है। एरिल उसी तरीके से उस पेड़ में ट्रैप्ड रहता है। जब प्रॉस्पेरो उस आइलैंड में आता है तो वो अपने मैजिकल पावर से एरिल को फ्री करता है। जब एरिल फ्री हो जाता है तो वो जानता है कि उसका काम है प्रॉस्पेरो के ऑर्डर्स को मानना, और प्रॉस्पेरो कोई भी रूप ले सकता है, अपने आप को इनविजिबल बना सकता है। और सो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एरिल एक तरीके से फॉलो कर रहा है प्रॉस्पेरो को क्योंकि उसने उसे बचाया था, और एरिल को प्रॉस्पेरो ने अपनी तरफ से कुछ अदर पावर्स भी दे रखी हैं। इस तरीके से एरिल भी इस समय एक मास्टर स्पिरिट है, ओनर ऑफ द स्पिरिट है, यह कह सकते हैं कि सबका हेड है। नेक्स्ट, मिरांडा अवेकेंस फ्रॉम स्लीप। अब प्रॉस्पेरो जब एरिल को भेज देता है तो मिरांडा को उसकी नींद से जगाता है एंड सी एज वेल एज प्रॉस्पेरो गो टू द विजिट कैलिबन। वो कैलिबन को देखने जाते हैं। यहाँ पे कैलिबन हमसे इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है। कैलिबन प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है और डेड विच साइकोरैक्स का बेटा है। कैलिबन डिसफिगर्ड बॉडी का है। कैलिबन कर्सेस प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा berate him by ungrateful what they had given him and taught him. Prospero sends Caliban to fetch water. Caliban complain करता है। Eril invisibly introduces Ferdinand in front of the Prospero cave. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिल इनविजिबली फर्डिनेंड को प्रॉस्पेरो की गुफा के सामने इंट्रोड्यूस करता है। ये ऑर्डर प्रॉस्पेरो के द्वारा दिया गया था कि फर्डिनेंड को गुफा के पास लाना है। मिरांडा एंड फर्डिनेंड इमीडिएटली लाइक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे को वो अच्छे से लाइक करते हैं, देखते ही एक दूसरे पर इम्प्रेस होते हैं। एज फर्डिनेंड वॉज ओनली द मैन सीन बाय मिरांडा बिसाइड हिज फादर एंड कैलिबन। कैलिबन और अपने पिता को छोड़कर के मिरांडा ने अब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था। इस कारण वो फर्डिनेंड को देखते ही उसे सबसे अच्छा समझती है। प्रॉस्पेरो मिरांडा के इस फीलिंग डेवलपमेंट को लेकर के हैप्पी होता है और वो ये देखता है कि उसका प्लान जो अपनी बेटी की मैरिज फर्डिनेंड के साथ करने का था वो सक्सेसफुल हो रहा होता है। एक्चुअली यहाँ पर
इसीलिए इसे हम लव ट्रैट कह सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लव सीन भी क्रिएट हो रहा है। प्रॉस्पेरो डिसाइडेड टू मेक वेज ऑफ लव फॉर फर्डिनेंड टफ। यहाँ पे प्रॉस्पेरो इजी नहीं रखता है फर्डिनेंड का रास्ता। वो चाहता है कि फर्डिनेंड थोड़ा सा अपना एग्जामिनेशन दे, अपने आप को और टफ कंडीशंस में रखे। इसलिए वो उसको जानबूझकर एक्यूज़ करता है कि फर्डिनेंड ऐसे नाम ले रहा है जो कि उसके नहीं है। यानी वो प्रिंस ऑफ नेपल्स कहता है, कभी ओनर ऑफ नेपल्स कहता है, और बाद में उसे थ्रेट करता है कि वो उसे जेल में डाल देगा। फर्डिनेंड इस पर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन प्रॉस्पेरो अपने मैजिक वैंड से उसे चार्म करता है और उसके पोजीशन को इग्नोर करते हुए, मिरांडा की क्राइज को इग्नोर करते हुए वो उसको लेकर के आगे चला जाता है। इन नेक्स्ट सीन, अगले सीन में हम देखते हैं अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, जहाँ पे अलोंसो, सेबेस्टियन, गोंजालो, एंटोनियो एंड अदर मिसलेनियस लॉर्ड, जो उसके फॉलोअर्स हैं अलोंसो के, वो आपस में बातें कर रहे हैं। और वो सरप्राइज़ हैं इस बात के लिए कि वो जीवित बचे हुए हैं शिपब्रेक होने के बावजूद भी। लेकिन इन सब के बीच में एक सैड न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि उनके बीच में फर्डिनेंड नहीं है, जिसे कि वो डेड मानते हैं। अलोंसो ये कहता है कि वो काश उसने अपनी बेटी की शादी कभी अफ्रीका में ना की होती, जिससे कि वो इस रास्ते पर ना आता और ना इस जर्नी में आता और अपने बेटे को ना खोता। गोंजालो कोशिश करता है इस समय कि अपनी हाई स्पिरिट को कंटिन्यू रखे, और वो आइलैंड की ब्यूटी के बारे में डिस्कस करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करता है। बट दीज रिमार्क्स, ये जो स्टेटमेंट गोंजालो क्रिएट करता है, सरकास्टिकली इनको टफनेस में बदला जाता है, इनकी मीनिंग को चेंज किया जाता है एंटोनियो एंड सेबेस्टियन के द्वारा, जो कि अलोंसो को कमेंट करते हैं और गोंजालो पर भी कमेंट करते हैं। मीनवाइल एरिल आता है इनविजिबली और अपना म्यूज़िक क्रिएट करके उन सबको, सेबेस्टियन और एंटोनियो के अलावा, लगभग स्लीपी बना देता है, ड्राउजी कर देता है। इस सीन में हम ये देखते हैं कि एंटोनियो और सेबेस्टियन को केवल अवेकन रख करके एरिल उसको एक मास्टर प्लान डेवलप करने के लिए इंस्टिगेट करता है। एंटोनियो और सेबेस्टियन चूँकि बैड नेचर के हैं, माहौल को देखते हुए एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा अगर वो रूलर ऑफ नेपल्स को मारना चाहता है, एंड लेटर ऑन वो रूलर ऑफ नेपल्स खुद बन सकता है। क्लैरिबल यहाँ पे प्लॉट आता है, वो बताता है कि फर्डिनेंड मर चुका है, क्लैरिबल इतनी दूर है कि वो वापस नहीं आएगी। क्लैरिबल जो कि अब नेक्स्ट ईयर होगी, अगर फर्डिनेंड वास्तव में मर चुका है और वो इतनी दूर है कि वो क्लेम करने नहीं आएगी। इस बात पर सेबेस्टियन कन्विंस्ड हो जाता है, और ये दोनों के दोनों इस बात को प्लान कर लेते हैं कि स्लीपिंग गोंजालो एंड अलोंसो कुड बी किल्ड बाय एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। लेकिन इसी समय एरिल गोंजालो को साउट के साथ जगा देता है। सभी जग जाते हैं। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन अपनी तलवारें चूँकि खींच चुके होते हैं। अलोंसो एंड गोंजालो इनको देख करके परेशान होते हैं। ये अपनी बनावटी कहानी बताते हैं कि कैसे वो लॉयन की आवाज़ सुन करके किंग और गोंजालो की हेल्प करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तलवारें लिए हुए खड़े थे। फ्रेंड्स, यहाँ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेम्पेस्ट की बची हुई स्टोरी पर अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you friends watching the video. I would like to you all to kindly like, subscribe and share it to your friends also, so that they might be also benefited. And whatever is your suggestion, kindly mention it in comment box. I will be waiting for your valuable feedback. Thank you.